मैथ्स मैजिक में आप सभी का स्वागत है और मिलते हैं आज अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। और जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को बच्चा पढ़ाया था, लेक्चर 1 से लगा करके लेक्चर 5 तक जो भी आपके थ्योरी सेशंस हुए, जो भी आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर किए गए, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज कराए गए। और मुझे उम्मीद है कि जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 से लगा करके लेक्चर 5 तक थ्योरी सेशन किया होगा, कॉन्सेप्ट वाले सेशन किए होंगे, तो उनको एमसीक्यू सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और मैंने नंबर भी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया था। उस नंबर पर जिन भी बच्चों ने व्हाट्सएप किया उनको मैंने एमसीक्यू सीरीज का पीपीटी भी प्रोवाइड किया और साथ में उनको सॉल्यूशन सेट भी प्रोवाइड किया। तो आप में से भी अगर कोई भी बच्चा इच्छुक है कि सर उसका पीपीटी कहाँ पर मिलेगा, तो मैं नंबर लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वहां से पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज का भी मिल जाएगा और सॉल्यूशन सेट का भी मिल जाएगा। तो आज बच्चे हम लोग पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पिछले जो आपके 5 लेक्चर हैं उनको आप नंबर सिस्टम से ना रिलेट करके डिजिट सिस्टम से रिलेट कर सकते हो, है ना। कि अभी भैया नंबर सिस्टम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम बात करें बच्चे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, या इसको हिंदी में बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पर हम देखेंगे संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। हम लोगों ने नंबर सिस्टम कितने प्रकार के पढ़े थे? नंबर सिस्टम हम लोगों ने बेसिकली 4 प्रकार के पढ़े थे। ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और सबसे एडवांस नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम। अब उनमें से जो 2 आपके नंबर सिस्टम है यानी कि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, वो इतने एंशिएंट हैं कि आज के टाइम में हम लोग उन नंबर सिस्टम्स का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो वो हमारे लिए हैबिचुअल नहीं है, हम लोग उनको कभी पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं। बस वहां से इतना ही प्रश्न बनता है कि इनका कन्वर्जन क्या होता है, और कन्वर्जन हमने आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा भी दिया। अब हम बात करते हैं बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत ही एडवांस नंबर सिस्टम है, वो कंप्यूटर कोडिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था, वहां से भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां पर जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बन रहे थे कन्वर्जन के, नंबर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के, नंबर फॉर्मेशन के, डिजिट काउंटिंग के, वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को, क्योंकि इसी को बच्चे हम लोग रिटन फॉर्म में पढ़ते आए बचपन से लगा करके आज तक, है ना। क्योंकि आज तक अगर आपको 20 लिखा जाए तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखोगे। अगर आपको मैं बोलूं बच्चा आपको 57 लिखना है तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में ही लिखोगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है, वो संख्याएं हैं जो बचपन से लगा करके आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। हमको जिन संख्याओं से अवगत कराया गया है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो आज हम देखते हैं कि हम लोग जो संख्याएं पढ़ते हैं वो संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जब बच्चा हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण का, तो कुल संख्याओं को बच्चा 3 प्रकार की संख्याओं में विभाजित किया गया। मेनली 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे बच्चा, फर्स्ट कैटेगरी को या फिर बच्चा पहले भाग को इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं या वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। और वास्तव में बच्चा हमको इन्हीं संख्याओं पर जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन्हीं को हमको पढ़ना भी है, ठीक है। यानी कि आगे बच्चा हम लोग वास्तविक संख्याओं को ही पढ़ेंगे भी। वास्तविक संख्या, एक तो आपका वास्तविक संख्या हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया बच्चा, दूसरा हो गया आपका इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या जिनको आप बोलते हो। क्या बोलते हो, काल्पनिक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स, या इमेजिनरी नंबर्स, इनको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे प्रकार की वो संख्याएं होती हैं जो इन दोनों प्रकार की संख्याओं से निर्मित होती है, जिनको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब ये नहीं कि इनको जटिल संख्याएं बोलते हैं, इनको जटिल संख्याएं नहीं, इनको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का मतलब है कि दोनों के मिश्रण से बनी हुई संख्याएं,
दोनों के मिश्रण का मतलब क्या है कि जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से या मेल से बनी हुई होती है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का आपको लग रहा होगा मीनिंग क्या होता है बच्चा, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है, जटिल। तो लेकिन यहाँ पर जानना है कॉम्प्लेक्स का एक और मीनिंग होता है, कॉम्प्लेक्स का एक मीनिंग होता है कंबाइंड। क्या होता है बच्चा, कंबाइंड या सम्मिश्र। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र बोलते हैं। तो सम्मिश्र का मतलब है कि भैया ये वो संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के मेल से बनती हैं, दोनों से मिल करके बनती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहली चीज तो वास्तविक संख्याओं के बारे में एक चीज जान लीजिए कि वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो आपकी यूनिवर्सल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, यूनिवर्सल नंबर्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होने का मतलब ये है कि इनको हर जगह पर उतने ही काउंटिंग के साथ व्यक्त किया जाता हो। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर मेरे को 9 एप्पल चाहिए तो काउंटिंग में मुझे 9 एप्पल्स मिलते हैं। या मैं बोलूं मेरे को 2 किलोग्राम चीनी चाहिए तो 2 का मतलब वो समझ जाते हैं कि 2 का ये वैल्यू होता है, 2 का ये वैल्यू होता है। अब अगर उस सिंबल का वैल्यू हर जगह वही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये भैया इसका यूनिवर्सल वैल्यू हो गया, हर जगह पर यही मान इसका माना जाता है। तो काउंटिंग में इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, काउंटिंग में इसका वैल्यू होता है 2। काउंटिंग में इसका वैल्यू कितना होता है, 2 का वैल्यू होता है काउंटिंग में 2। यानी कि चाहे पाकिस्तान में जाओ तब भी सिंबल का मतलब यही है काउंटिंग में 2, आप अमेरिका जाओगे तब भी यही मान है और भारत में रहोगे तब भी यही मान है। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर भी लोग भाषा से अवगत है वहां पर इसका एक समान मान होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसकी काउंटिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं बच्चा, ये आपके सार्वभौमिक संख्याएं होती है, ठीक है। दूसरी चीज बच्चा, इनके जो मान होते हैं वो फिक्स वैल्यूज होती है। फिक्स वैल्यूज होती है मतलब इनके मान में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिक्स वैल्यूज का मतलब ये होता है कि एक सिंबल का वैल्यू जब मैंने फिक्स कर दिया कि इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब है काउंटिंग में 3। इस सिंबल का मतलब क्या है कि काउंटिंग में 3। अगर कोई आपसे बोले मेरे को 3 बनाना चाहिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको काउंटिंग में 3 चाहिए। तो फिक्स वैल्यू का मतलब ये है कि अगर इसको आप किसी दूसरे स्थान पर ले जाते हो या फिर किसी भी प्रकार से इसका कोई दूसरा मान संभव ना हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स वैल्यू बोलेंगे। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका एक फिक्स मान होता है, एक से ज्यादा मान या एक से ज्यादा काउंटिंग उनकी पॉसिबल नहीं होती है, उनका एक ही मान होता है और वो सार्वभौमिक होता है। दूसरी चीज यहां पर ये बताई गई रियल नंबर्स के बारे में, क्या बताएगी कि इनको नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है। नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है। कहां पर व्यक्त किया जा सकता है, इनको नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है। किसके बारे में बताया गया बच्चा, ये बात भी रियल नंबर्स के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी, रियल नंबर्स के बारे में बताएगी। अब नंबर लाइन होता क्या है और यहाँ पर किस प्रकार से संख्याओं को व्यक्त करते हैं और कौन कौन सी संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं उसको देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि रियल नंबर वो सभी नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं। रियल नंबर के बारे में फिर से लिख लीजिएगा मोटा मोटा, ठीक है। वो तो मैंने आपको कई चीजें बता दी। रियल नंबर्स बच्चा वो सभी संख्याएं होंगी। दोज नंबर्स which can represent on number line, ठीक है। वो सभी संख्याएं नंबर लाइन, वे सभी संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता हो, जिन्हें नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता हो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा, उनको हम लोग वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं।
तो कोई भी संख्या बच्चा, कोई भी संख्या जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप वास्तविक संख्या बोलोगे। क्या बोलोगे, उसको आप वास्तविक संख्या बोलोगे। तो फिर से ध्यान देना बच्चा, मैंने क्या कहा कि वो सभी संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है उनको आप क्या बोलोगे, वास्तविक संख्या बोलोगे। जैसे कि मैंने यहां पर बच्चा आपको क्या कर दिया, ये मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं। तो नंबर लाइन समझिएगा बच्चा, 9th के एनसीईआरटी में आपको ये परिभाषा बताई गई है वास्तविक संख्याओं की। 9th के एनसीईआरटी में आपको ये परिभाषा बताई गई है वास्तविक संख्याओं से संबंधित, कि वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं हैं जिनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो क्या बताया गया कि नंबर लाइन के केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। और आप दाहिनी तरफ क्या लिखोगे बच्चा, दाहिनी तरफ आप लिखोगे धनात्मक संख्याओं को, 1 2 3 4, और इस तरीके से अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या है, अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो आप क्या कह सकते हो कि सभी धनात्मक पूर्णांक आपके क्या होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक आपके वास्तविक संख्याएं होती हैं। और साथ में जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं इनको बाईं तरफ ले लिया जाता है, 1 2 3, और इस तरीके से सभी ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरीके से सभी ऋणात्मक पूर्णांक भी आपके क्या होते हैं, सभी ऋणात्मक पूर्णांक भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इन पर आप सभी संख्याएं व्यक्त कर सकते हो, इन पर आप सभी वास्तविक संख्याएं व्यक्त कर सकते हो। तो दिमाग में आएगा सर आपने पूर्णांकों के बारे में तो बता दिया, अब ये बताइए 0 क्या वास्तविक संख्या है, तो 0 भी वास्तविक संख्या ही है, क्योंकि बच्चा 0 को भी यहां पर केंद्र में स्थान दिया गया है। यहीं से पॉजिटिव और निगेटिव जो इंटीजर्स हैं उनको डिफाइन किया गया है कि एक तरफ क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक तरफ निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो शून्य भी क्या होता है, शून्य भी आपकी एक वास्तविक संख्या होती है। तो अब दिमाग में आएगा कि क्या सर दशमलव संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपने दशमलव संख्याओं को तो यहाँ पर लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, अगर इसके 2 कॉलम को आप जूम करते हो, इसमें से अगर आप प्रत्येक 2 कॉलम को जूम करते हो, जैसे पटरी में आप देखोगे पतली पतली लाइंस बनी होती है, क्या होती है, पतली पतली लाइंस बनी हुई होती है। तो अगर इसके हम 2 कॉलम्स को हम जूम करते हैं बच्चा, तो ध्यान देना इसके प्रत्येक 2 कॉलम के बीच में आपको फिर से क्या मिलती है, 10 पतली पतली लाइन मिलती है। जैसे ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इसके बीच में आपको फिर से क्या मिलेंगी, 10 पतली पतली बारीक रेखाएं मिलेंगी। यानी कि इसके बीच में भी 10 और संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 0.1 है ना, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, और इस तरीके से 1.0, इस तरीके से 1.0, या फिर कह सकते हो इससे पहले 0.9 होगा, क्या होगा, 0.9। तो 0.1 से लगा करके 0.1 तक जितनी, 1.0 तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं भी इस पे हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि इनको अति सूक्ष्म लिखा गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या यही संख्या है, तो इनको जितना आप जूम करते जाओगे यहाँ पर अनंत दशमलव तक की संख्याएं जो होंगी वो सभी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे कि बच्चे इसको मैंने फिर से जूम कर लिया, इसको मैंने फिर से जूम कर लिया, मान लेते 0.4 और 0.5 को लेंस लगा करके मैंने फिर से जूम कर लिया, लेंस लगाया और यहाँ पर मैंने इसको फिर से जूम कर लिया। अब जब इसको हम जूम करेंगे तो ये है 0.4 और ये है 0.5, तो 0.4 और 0.5 के मध्य आपको फिर से 10 अन्य संख्याएं मिलेंगी। 0.4 और 0.5 के मध्य आपको अन्य 10 संख्याएं मिलेंगी। इस तरीके से आप फिर देखोगे तो यहाँ पर क्या होंगे, 10 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे बच्चा, यहाँ पर 10 कॉलम होंगे। अगर नहीं भी बनते तो आप ये समझ जाइएगा कि इसके बीच में फिर से आपको कितनी संख्या मिलेंगी, 10 संख्या मिलेंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्या होंगी 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.45, और इस तरीके से धीरे धीरे 0.49 और 0.50, इस तरीके से। यानी कि अब दशमलव के बाद 2 अंकों की संख्याएं आपको, आप कहोगे क्या सर 3 अंकों वाली नहीं होगी, तो 3 अंकों वाली भी भैया सब इसी में आ जाएंगे। अगर मैं इसको फिर से जूम कर देता हूं,
अगर मैं इसको फिर से जूम कर देता हूं, ध्यान देना बच्चा, अगर मैं इसको मैं फिर से जूम कर दूं, भाई यहां पर मैंने लेंस लगाया और इसको मैंने फिर से जूम कर दिया, और जैसे हम इसको जूम करेंगे बच्चा, इसके यहाँ पर आपको फिर से कितने अंक मिलेंगे, यहाँ पर 0.45 है और ये 0.46 है, इसके बीच में आपको फिर से 10 संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्याएं मिलेंगी, इसके बीच में आपको फिर से 10 संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। और ये सभी संख्याएं क्या होंगी, दशमलव संख्याएं होंगी, 0.450, 0.451, 0.452 और इसी तरीके से 0.459 और 0.460। यानी कि दशमलव के बाद अगर 3 अंक है तब भी वो वास्तविक संख्या है। तो आप ये सोचिए किस तरीके से आप इसको अनंत बार जूम कर सकते हो, और अनंत बार जब बच्चे आप इसको देखोगे तो दशमलव के बाद अनंत अंकों तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि इनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं, चाहे वो परिमेय संख्याएं हो चाहे अपरिमेय संख्याएं हो, और जितने भी पूर्णांक हैं, ये सभी संख्याएं बच्चा किस में रखी जाती हैं, इन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याओं में रखा जाता है। किस में रखा जाता है बच्चा, वास्तविक संख्याओं में रखा जाता है। तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर होगी कि वास्तविक संख्याओं को बच्चे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से जितनी भी संख्याएं बच्चे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, उन सभी संख्याओं को आप क्या बोलोगे, उन सभी संख्याओं को आप रियल नंबर बोलोगे, ठीक है। तो सिंपल सर आप ये कह सकते हो कि जो भी संख्याएं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकती है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, वास्तविक संख्याओं के बारे में एक चीज और नोट कर लीजिएगा बच्चा, वास्तविक संख्याओं के बारे में एक अन्य बात आप नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने काफी चीजें बताई हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या नोट करके रखना है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं नोट करके क्या रखना है बच्चा, कि वास्तविक संख्याओं का जब भी आप स्क्वायर करते हो यानी कि वर्ग करते हो तो हमेशा आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वास्तविक संख्याओं का वर्ग, वास्तविक संख्याओं का वर्ग, वास्तविक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक संख्या होती है, सदैव धनात्मक संख्या होती है, सदैव धनात्मक संख्या होगी। जैसे कि आप कह रहे हो कि सर सभी जो भी आपकी कौन सी संख्याएं होती है बच्चा, जो भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका वर्ग हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक संख्या होता है। तो जैसे मैं 1 का वर्ग कर लूं तो 1 का वर्ग क्या होगा बच्चा, 1 होगा तो एक धनात्मक संख्या मिल रही है। 2 का वर्ग 4, 4 भी क्या धनात्मक संख्या है। 3 का वर्ग 9, ये भी धनात्मक संख्या। तो आप कहोगे सर धनात्मक संख्याओं का वर्ग तो वैसे भी धनात्मक ही होगा, क्या ऋणात्मक जो संख्याएं हैं इनका वर्ग भी धनात्मक होगा? तो भैया वास्तविक संख्या वही है जिसका वर्ग करने पर क्या मिले आपको, धनात्मक संख्या प्राप्त हो। -1 का भी अगर आप वर्ग करोगे तो क्या होगा, -1 इंटू 1 +1 धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। -2 का वर्ग करोगे तो 4, यानी कि ये भी धनात्मक संख्या है। -3 का वर्ग करोगे तो 9, ये भी एक धनात्मक संख्या है। यानी कि जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन इनका वर्ग सदैव क्या होगा, इन संख्याओं का वर्ग करने पर सदैव आपको क्या प्राप्त होगा, सदैव आपको एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, चाहे वो दशमलव संख्या हो या पूर्णांक हो, आपको धनात्मक रूप में मिलेगा। तो ये बात है समझ में वास्तविक संख्याओं के बारे में एक स्पेशल चीज कि इन संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होता है, इन संख्याओं का वर्ग सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो भी रियल नंबर में आती हैं या नहीं? तो अगर रियल नंबर में आती है तो रूट वाली संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रूट वाली संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, जैसे कि मैं आपके लिए लेता हूं कुछ अपरिमेय संख्याएं,
अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं तो आप लोग जानते ही है ना। अपरिमेय संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रखा जा सकता है, या फिर मैं अपरिमेय संख्या शब्द हटा देता हूं। नहीं, आप जो है आप सोचोगे कि अपरिमेय संख्या सर ने पढ़ाया भी नहीं और उसका एग्जाम्पल भी देने लगे। तो हम ले लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यानी कि हम ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो आप इनको कह सकते हो अपूर्ण वर्ग, है ना। क्या कह सकते हो? अपूर्ण वर्ग। अपूर्ण वर्ग जैसे मैंने ले लिया √2, √2 ले लिया, √3 ले लिया, √5 ले लिया, √7 ले लिया। तो ये संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं या नहीं? और अगर हैं तो भैया इनको भी नंबर लाइन पे व्यक्त किया जा सकता है। और अगर नंबर लाइन पे व्यक्त किया जा सकता है तो किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज बच्चा कि ये संख्याएं भी क्या होती हैं आपकी, ये संख्याएं भी आपकी वास्तविक संख्याएं होती है ना। क्या होती? वास्तविक संख्याएं होती, क्योंकि √2 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो 1.141 समथिंग करके आएगा। √3 को आप करोगे तो 1.73 समथिंग करके आएगा। और √5 को करोगे तो इसी तरीके से आपको कोई दशमलव वैल्यू मिलेगी। तो दशमलव वाली संख्याएं तो मैंने क्या बताया आपको, दशमलव वाली संख्याएं तो आपकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की ही जा सकती है, चाहे भले ही दशमलव के बाद अनंत अंक हो। तो डेफिनेटली बच्चा ये क्या होंगी, ये आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। -√2 क्या ये सर होगा? या -√3 ये होगा? -√5 क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं? और अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं तो इनका वर्ग भी क्या होना चाहिए? इनका वर्ग भी धनात्मक होना चाहिए। तो भाई -2 इंटू -2 करोगे तो क्या होगा बच्चा? आपका प्लस का 2 होगा ना। और प्लस का 2 तो मैंने बताया क्या होता है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। माइनस का √3 और माइनस का √3 क्या ये एक आपकी वास्तविक संख्या है? तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का √3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार निगेटिव का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चे, अगर ये √3 और √2 आप कह रहे हो कि वास्तविक संख्याएं हैं तो इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये चीज बताइए। तो हम क्या कहेंगे भाई कि देखो किस प्रकार से इसको नंबर लाइन पे रखते हैं, कोई ना कोई तरीका तो इसके लिए भी होगा। तो मैं अब यहाँ पर फिर से नंबर लाइन को बना रहा हूँ। ये आपका सेंटर पे मैंने 0 रख दिया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और वैसे ही ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और इधर अनंत आपकी ऋणात्मक संख्याएं और इधर आपकी अनंत धनात्मक संख्याएं। तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन। अब हम देखते हैं √2 को नंबर लाइन में कहां पर स्थान दिया जाएगा, क्योंकि भाई दशमलव में तो ये आपका अनंत प्रसार देता है। तो अनंत प्रसार का मतलब क्या है कि भैया आप अनंत बार जूम करोगे, और अनंत बार आप जूम जो है एक जीवन में तो कर नहीं पाओगे, है ना, कई जीवन में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे आसान तरीका जिससे हमको ये पता चले कि ये नंबर लाइन पे कहां पर रिप्रेजेंट की जाएगी। तो √2 को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या बना लेते हैं बच्चा, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका बेस और हाइट क्या हो, 1 यूनिट हो, 1 इकाई हो। तो जैसे यहाँ पर इसको मैंने बेस मान लिया, तो बेस भैया इसका 1 इकाई है ही। यहाँ पर मैं हाइट भी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं हाइट भी ले लेता हूँ 1 इकाई की। कितने इकाई? 1 इकाई। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, इसका बेस भी 1 इकाई का है और इसकी हाइट भी 1 इकाई की। तो ऐसे में जो इसका कर्ड बनेगा, जो हाइपोटेनियस बनेगा बच्चा, उसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका लंब और इसका आधार 1 इकाई है। तो कर्ड क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर कर्ड का मान यानी कि हाइपोटेनियस का मान क्या होता है? रूट में आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर, है ना। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आधार बच्चा, आधार का मान है 1 का स्क्वायर 1, और हाइट कितनी है? हाइट भी आपने 1 मान रखी है।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो कर्ण है, कर्ण का मान कितना होगा, कर्ण का मान होगा √2। तो कर्ण कितना है बच्चा, कर्ण है √2। ठीक है, कर्ण कितना है, √2 है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, अगर शून्य को मैं केंद्र मान लूं, शून्य को क्या मान लूं मैं, केंद्र मान लूं, शून्य को केंद्र मानकर और इस वर्टेक्स को मैं त्रिज्या मानकर, भाई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ जो है √2 है ना। जैसे मैं इसको p मान लूं, इसको q मान लूं, तो p और q की लंबाई कितनी है, √2 है। अगर मैं इसको एक वृत्त की त्रिज्या मानकर एक सर्कल ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो आप बताएंगे कि सर सर्कल का त्रिज्या कितना है। सर्कल का रेडियस जो है यानी कि त्रिज्या जो है वो √2 है। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या √2 है। और त्रिज्या जो है बच्चा यहाँ पर ध्यान देना, परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, परिधि के प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर समान होती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना, ये √2 है तो ये भी क्या होगा, √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। यानी कि कितनी भी त्रिज्याएं आप खींच लो, अनंत त्रिज्याएं भी खींचोगे तो सभी का मान क्या होता है, समान होता है। तो अगर ये √2 है तो ये बताइए कि ये जो लंबाई होगी, अब ये भी √2 होगी कि नहीं, यहां से लगा करके ये लंबाई, क्योंकि ये भी तो परिधि है। तो ये बिंदु जो है बच्चा, ये बिंदु किसके लिए हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा √2 के लिए। ये बिंदु किसके लिए हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा √2 के लिए। तो √2 को आप देख पा रहे हो ना कि नंबर लाइन पे कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 और 2 के बीच में, कहीं पर, एकदम बीच में नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हो कि लगभग जो है इस दोनों के बीच में लाई करेगा। √2 को भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, इसका मतलब √2 भी क्या है आपका, एक वास्तविक संख्या है। अब सर क्या √3 को कैसे करेंगे, √2 को तो आपने बता दिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई √3 के लिए भी देख लेते हैं। तो √2 जिसको समझ में आ गया वो √3 को भी आसानी से कर पाएगा। इसका जो नंबर लाइन का केंद्र है मैंने इसको 0 माना, ये संख्या आपकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इस तरीके से इधर अनंत आपकी धनात्मक पूर्णांक है और इधर आपके अनंत क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। आई बात समझ, इधर अनंत आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा सर √2 जो है यहाँ कहीं पर लाई कर रहा था, √2 कहाँ पर लाई कर रहा था, √2 यहाँ कहीं पर लाई कर रहा था। तो इस बार मैं √2 की वैल्यू पता चल गई है ना, तो √2 को बेस बना लूंगा। किसको बेस बनाऊंगा, √2 को बेस बनाऊंगा। पहले √2 का मान निकालूंगा, √2 कहाँ पर आ रहा है, फिर √2 को बेस बना लूंगा। हाइट फिर मैं क्या रखूंगा, हाइट को फिर से मैं 1 ही रखूंगा। हाइट को कितना रखूंगा, हाइट को 1 रखूंगा। अब ये बताइए कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो रूट में आधार का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और रूट में ही लंब का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, कर्ण का मान आ गया √3। कर्ण का मान कितना आ गया, √3 आ गया। यानी कि ये जो कर्ण मैं खींचूंगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी √3। अब मैं कहूंगा कि भैया अगर मैं 0 को केंद्र मान लूं और यहाँ पर इसको त्रिज्या मानकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो इस सर्कल की जो परिधि का जो प्रत्येक बिंदु है केंद्र से हमेशा समान दूरी बनाता है। त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी, हर बिंदु पर समान रहेगी। तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा। यानी कि ये बिंदु भी जो है ये भी किसके लिए, ये भी √3 के लिए। तो √3 को यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि √2, √3, √5, √7 इस तरीके से भी जितनी भी संख्याएं हैं वो भी क्या है आपकी, वो भी आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। यानी कि कोई भी संख्या जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो और जिसका वर्ग एक धनात्मक संख्या हो उसको हम क्या बोलोगे, उसको आप रियल नंबर बोलोगे, ठीक है। अब फिर से लौट के आते हैं भैया फर्स्ट पेज पे।
कि सर अब बताइए काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। अच्छा, रियल नंबर को मैं बाद में आपको बताऊंगा कितने प्रकार की होती हैं और यहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं। पहले आप परिभाषा जान लीजिए। और आपको पता होगा काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याओं से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग यहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? नॉट फिक्स वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू जो है बच्चा फिक्स नहीं होती, वैल्यू को निकालना आसान नहीं होता, वैल्यू होती नहीं है, कोई वैल्यू कोई होती नहीं है इमेजिनरी नंबर्स की, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर वैल्यू नहीं होती तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो दूसरी चीज इसके बारे में क्या बताई गई कि जैसे ये संख्याएं नंबर लाइन पर व्यक्त की जा सकती हैं, वैसे ही जो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इनको कार्टेशियन प्लेन पर व्यक्त करते हैं। कहाँ व्यक्त करते हैं बच्चा? कार्टेशियन प्लेन पर व्यक्त किया जाता है, कार्टेशियन प्लेन पर व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक। और इसके बारे में आपको क्या जानना है? इमेजिनरी नंबर्स का बच्चा जो है वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो कोई भी संख्या जिसका वर्ग जो है बच्चा एक ऋणात्मक रिजल्ट देता है, एक निगेटिव रिजल्ट देता है, उसको आप इमेजिनरी नंबर बोलोगे। आई बात समझ में? वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। कैसा मान प्राप्त होता है? ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलोगे? ऐसी संख्याओं को आप इमेजिनरी नंबर्स बोलोगे। कौन सी संख्याएं इमेजिनरी होंगी? जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक मान प्राप्त होता हो, वो संख्याएं जिनको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, या वो संख्याएं जिनकी वैल्यू निकालना आसान ना हो, जिनका कोई मान ना हो, फिक्स वैल्यू ना हो, उनको आप काल्पनिक संख्याएं बोलोगे। तो सर काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी कुछ बताइए, बेहतर है ना। तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में बच्चा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आपको क्या बताया? इमेजिनरी नंबर्स, या इन्हीं को आप क्या बोलोगे? काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। तो इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इनका जो मान है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। दूसरी चीज, इनका वर्ग करने पर सदैव ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ऋणात्मक मान प्राप्त हो। तो आप सोच रहे होंगे सर कौन सी संख्याएं हैं जिनका अगर हम वर्ग करें तो ऋणात्मक मान प्राप्त हो? तो जैसे बच्चा आप -√2 का स्क्वायर करते हो, -√2 का स्क्वायर क्या होता है? ये प्लस का √2 होता है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलता है। -√7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चा आपका? यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, -√2 का स्क्वायर क्या होगा? -√2 का स्क्वायर √2 नहीं होगा, -√2 का स्क्वायर प्लस का 2 होगा ना। और वैसे ही -√7 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 7 होगा। -√7 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 7 होगा। और यहाँ पर -√5 का अगर हम स्क्वायर करें तो -√5 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 5 होगा। और ये चीज आप बच्चा थोड़ा सा पहले भी क्लियर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने शायद आपको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, लेकिन देखते हैं। यहाँ पर ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर भी आप ध्यान दोगे बच्चे तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? यहाँ पर भी रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? रूट हट जाएगा, क्योंकि वर्ग करने पर रूट क्या होता है बच्चा? रूट आपका हट जाता है। वर्ग करने पर रूट हट जाता है, ये चीज ध्यान देना। ये 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वर्ग करने पर संख्याओं का रूट क्या होता है? वर्ग करने पर संख्याओं का रूट हट जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। मैंने क्या बताया कि बच्चा इन संख्याओं का अगर आप रूट करते हो, रूट जैसे मैंने 21 ले लिया
तो √21 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 21 होगा। √21 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 21 होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है बच्चा, ये सभी संख्याएं रियल नंबर है। ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी संख्याएं रियल नंबर हैं, क्योंकि इनका वर्ग करने पर जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है, जो परिणाम आपको मिल रहा है, वो धनात्मक है। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग करने पर आपको ऋणात्मक मान प्राप्त हो रहा हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे इमेजिनरी नंबर। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना हाइप क्यों बना रहे इसको इतना जो है सजा धजा क्यों रहे, क्योंकि बच्चा ये जो आपकी इमेजिनरी नंबर्स हैं इनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है। अब अगर यहीं पर ध्यान देना बच्चा, मैंने रूट के बाहर निगेटिव लगाया तो वर्ग करने पर निगेटिव निगेटिव टकराया और वो बन गया धनात्मक। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपके रूट के अंदर निगेटिव लगा दूं, -√2 का स्क्वायर, तो -√2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, -√2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 होगा। क्योंकि भाई स्क्वायर करने पर सिर्फ रूट हटेगा ना, स्क्वायर करोगे तो क्या हटेगा, रूट हटेगा। या रूट के बाहर अगर निगेटिव होता तो निगेटिव निगेटिव का स्क्वायर करते, यानी कि निगेटिव का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो भैया रूट हटेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट के अंदर का माल बचता है, बाहर स्क्वायर हट जाता है। तो स्क्वायर हटाया, माइनस का रूट बच गया, माइनस का ले लिया मैंने √3। अब इसका मैं अगर स्क्वायर कर रहा हूं तो -3 आ गया। अगर इसी रूट को मैंने -4 कर दिया अंदर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका -4। यहीं पर अगर मैं -5 रूट लूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो -5। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं ध्यान देना वर्ग करने पर ऋणात्मक मान दे रही हैं। और अगर ऋणात्मक मान दे रही तो इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं बोलोगे। क्या बोलोगे, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर आपको ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो ये चीज क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सिंबल तो एक जैसे हैं, रूट भी एक जैसा है, निगेटिव भी एक जैसा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा भैया कौन सी इमेजिनरी नंबर्स हैं और कौन से रियल नंबर्स हैं। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए, इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसके लिए एक अलग रिप्रेजेंटेशन रखा गया। इनको व्यक्त करने के लिए एक अलग सिंबल दिया गया। यहाँ पर सिंबल क्या दिया गया कि भैया मैं जो है -1 के स्क्वायर को, -1 को मैं क्या मान लूंगा, -√1 को आयोटा मान लूंगा। क्या मान लूंगा, आयोटा मान लूंगा। और आयोटा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयोटा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आयोटा के माध्यम से इन सभी इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इससे क्या फायदा होगा कि कहीं पर भी अगर आयोटा लगा हुआ है तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहां पर -√1 को क्या बोल दिया गया, आयोटा बोल दिया गया। और इन सभी संख्याओं को आयोटा के माध्यम से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे यहां पर -√2, -√2 को बच्चा आप क्या लिख सकते हो, निगेटिव का 1 लिख सकते हो, इंटू 2 लिख सकते हो, निगेटिव का 1 इंटू 2। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, निगेटिव के 1 को आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। क्या लिखोगे, निगेटिव के 1 को, निगेटिव के 1 को ध्यान देना बच्चा। यहां पर अगर मैं यहां पर आयोटा का स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं, आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो रूट हट जाएगा, यानी कि आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होगा, -1 होगा। आयोटा के स्क्वायर का मान क्या होगा, -1 होगा। तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, ये जो -1 है, -1 को मैं आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, इंटू हो गया 2। तो जिसका स्क्वायर वो आ जाएगा बाहर, यानी कि आयोटा आ जाएगा बाहर, और √2। अगर √2 आयोटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी नंबर है। कहीं पर भी अगर आयोटा लगा हुआ तो इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। निगेटिव का √3, तो इसको आप क्या लिखोगे, लिखोगे निगेटिव का 1 इंटू 3। निगेटिव का 1 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इसको। तो निगेटिव के 1 को आप क्या लिखोगे, निगेटिव के 1 को आप बोलोगे कि ये आयोटा का स्क्वायर है, इंटू हो गया 3। तो जिसका स्क्वायर है वो आ गया बाहर।
आल्टा को हमने बाहर कर दिया क्योंकि इसका स्क्वायर बन रहा है और √3 हो गया अंदर। अब अगर मैं -4 को लिखूं तो -4 को बच्चा मैं क्या लिखूंगा, -4 को लिखूंगा -1 × 4। तो -1 को क्या लिखा जा सकता है, -1 को लिखा जा सकता है बच्चा आल्टा का स्क्वायर, और आल्टा का स्क्वायर और 4 को भी क्या लिखा जा सकता है, 4 को भी 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो भैया इस बार तो 2 का भी स्क्वायर हो रहा है तो 2 भी बाहर आएगा, आल्टा का स्क्वायर हो रहा है तो आल्टा का भी बाहर आएगा। तो 2 आल्टा लिखा हुआ है भाई, 2 क्या है, 2 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है। लेकिन अगर 2 के पीछे आल्टा लगा हुआ है तो इससे हमको क्या समझ में आ जाएगा कि ये इमेजिनरी नंबर है, यानी कि इसका वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, इसका वर्ग करने पर आपको एक इमेजिनरी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, इमेजिनरी संख्या मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आल्टा 2 का वर्ग करते हो, किसका वर्ग करते हो, आल्टा 2 का वर्ग करते हो तो क्या हो जाएगा, 4i² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4i²। तो इसका वर्ग किया तो 4i² हो गया, 4 हो गया आपका, और i² की वैल्यू हो गई -1, और -1 × 4 कितना हो गया, -4 हो गया। यानी कि इमेजिनरी नंबर्स हमेशा इनका वर्ग क्या रहेगा, इनका वर्ग रहेगा ऋणात्मक, और इनको व्यक्त करने के लिए आल्टा लाया गया ताकि पहचाना जा सके कौन सी रियल नंबर है और कौन से इमेजिनरी नंबर्स हैं। सिंपल है, आल्टा आपको पता चल गया, आल्टा रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलिए आल्टा के बारे में मैं आपको कुछ विशेष चीजें भी बता देता हूं, ठीक है। आल्टा एवं इसकी घाते, एवं इसकी घाते यानी कि इसके पावर्स, ठीक है। तो आल्टा मैंने क्या बताया बच्चा कि आल्टा का मान कितना होता है, आल्टा का मान होता है -√1, ये आल्टा की वैल्यू होती है। अब अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये आल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर -√1 का वर्ग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आल्टा के पावर 3 कितना हो जाएगा, तो आल्टा के पावर 3 हो जाएगा, ध्यान देना, आल्टा के पावर 3 का मतलब क्या है, आल्टा का स्क्वायर और इनटू आल्टा, आल्टा क्यूब का मतलब तो यही है ना। और आल्टा की स्क्वायर का मान कितना है, -1, और आल्टा का मान कितना है, आल्टा का मान है √1। क्या मान, √1 मान। तो यहां पर आप बता सकते हैं बच्चा आल्टा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, आल्टा क्यूब का मान क्या हो जाएगा, तो आल्टा क्यूब का मान हो जाएगा माइनस का -√1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का -√1, माइनस का 1 और -1, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, अगर आल्टा के पावर 4 करूं तो आल्टा के पावर 4 का मतलब क्या है, आल्टा के पावर 4 का मतलब है आल्टा का स्क्वायर इंटू आल्टा का स्क्वायर, आल्टा का स्क्वायर इंटू आल्टा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका, आल्टा का स्क्वायर का वैल्यू -1, और यहाँ पर भी आल्टा का स्क्वायर वैल्यू -1, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं निकालता हूँ बच्चा आल्टा के पावर 5 का वैल्यू, तो आल्टा के पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आल्टा के पावर 4 इंटू आल्टा, आल्टा के पावर 4 इंटू आल्टा, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चा, आल्टा के पावर 4 का वैल्यू आपने 1 निकाला, और इंटू आल्टा का मतलब है माइनस का √1, यानी कि आल्टा के पावर 5 कितना हो जाएगा, -1, यानी कि यही वाली वैल्यू किसकी, यही सेम मान आपको आल्टा के पावर 5 में भी मिलेगा। और अगर मैं बात करूं बच्चा आल्टा के पावर 6 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, आल्टा के पावर 6 का मतलब है आल्टा के पावर 4 इंटू आल्टा स्क्वायर, या फिर आल्टा क्यूब इंटू आल्टा क्यूब, तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा सही रहेगा हमारे हिसाब से। आल्टा के पावर 4 का मान कितने निकाला, आपने निकाला आल्टा के पावर 4 का मान -1, और आल्टा स्क्वायर कितना है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, है ना। क्या हो जाएगा, -1। आल्टा के पावर 4, आल्टा के पावर 6 की बात कर रहे थे,
आल्टा के पावर 6 बच्चा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से करेक्ट कर लीजिए। आल्टा के पावर 4 की वैल्यू आपने निकाली है नेगेटिव का 1 और आल्टा स्क्वायर का वैल्यू है नेगेटिव का 1। कितना हो जाएगा? आल्टा के पावर 4 का मान 1 है बच्चा, सॉरी, आल्टा के पावर 4 का मान कितना है? आल्टा के पावर 4 का मान है 1। कितना है भाई? आल्टा के पावर 4 का मान है 1 और आल्टा स्क्वायर का मान है नेगेटिव 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 के बराबर। यानी कि जो वैल्यू आल्टा स्क्वायर की है वही आल्टा 6 की हो जाएगी, आल्टा 7 की ये हो जाएगी, आल्टा के पावर 8 की ये हो जाएगी। इसी तरीके से निकालोगे आल्टा के पावर 9 की, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी जो आल्टा की, आल्टा के पावर 10 की वैल्यू, आल्टा के पावर 11 की वैल्यू। तो इसी तरीके से आप कितना भी पावर निकालोगे तो इस प्रकार से लिखोगे कि चौथी पावर के बाद ये सारी चीजें क्या होती हैं? फिर से रिपीट होती है। चौथी पावर के बाद ये चीजें फिर से रिपीट होती है। यानी कि अगर हमको निकालना हो आल्टा के पावर 21 कितना होगा, आल्टा के पावर 21 का मान कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर को 21 को 4 से भाग कर दूंगा कि भैया 4 के बाद तो ये रिपीट करने लगता है। तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि आल्टा के पावर 21 का मान वही होगा जो आल्टा के पावर 1 का मान होगा। यानी कि आल्टा के पावर 21 कहाँ पर आएगा? आल्टा के पावर 21 यहाँ पर आएगा। 13 भी वहीं पर आएगा, 13 भी वहीं पर आएगा, 17 और आपका 13 5 18 भी वहीं पर आएगा, लेकिन 21 का मान भी वही होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ आल्टा के पावर 231 का मान कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं 231 को 4 से भाग करूंगा और 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट जो रिमाइंडर देंगे वही पूरी संख्या रिमाइंडर देगी। तो 31 को यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से 28, 28 और 3 31, यानी कि रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो जो आई के पावर 3 की वैल्यू होगी वही आल्टा के पावर 231 की वैल्यू होगी। यानी कि आल्टा के पावर 231 की वैल्यू भी यही होगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू आप निकालते हो तो आसानी से आपको मान पता चल जाएगा। यानी कि ये 4 मान आपको याद रखने, ये 4 मान आपको याद रखने। अब मान लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आल्टा के पावर 2042 की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है आपका नेगेटिव का √1, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका नेगेटिव का 1, ऑप्शन सी है आपका नेगेटिव का √1 और ऑप्शन डी है आपका प्लस का 1। इस तरीके से ये 4 ऑप्शन है आपके, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आल्टा के पावर कितना? 2042। तो आल्टा के पावर 2042 का वैल्यू क्या होगा? 2042 का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या कहोगे कि सर मैं इसकी पावर को 4 से विभाजित करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा वो पावर लगा दूंगा और उसका जो मान होगा वही इसका मान होगा। तो भाई पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब पूरी पावर थोड़ा ना हम डिवाइड करेंगे, अंतिम 2 अंक कर लेंगे। यानी कि 42 को मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, तो रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 2। यानी कि आल्टा के घात 2 का जो मान होगा वही मान है आल्टा के घात 2042 का भी। तो आल्टा स्क्वायर का मान कितना है बच्चा? आल्टा स्क्वायर का मान देखिएगा कितना निकल के आया था? नेगेटिव का 1। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही बच्चा अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, आपको प्रश्न दूं दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई आल्टा के पावर 30, 1 बाई आल्टा के पावर 30 का मान क्या होगा? 1 बाई आल्टा के पावर 30 का मान क्या होगा? तो आप क्या कहोगे सर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा, 1 बाई आल्टा के घात 30। तो आल्टा के घात 30 का मान क्या होगा? आल्टा के घात 30 का मान हम इसकी पावर को 2 से डिवाइड करें, सॉरी 4 से डिवाइड कर लेंगे।
तो 4 सत्ते 28 और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि आई के पावर 30 का मान वही होगा जो आई स्क्वायर का मान है, यानी कि आर्टा स्क्वायर का मान, यानी कि इसका मान हो जाएगा 1 बाई आर्टा स्क्वायर, और आर्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1, है ना। अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई आपने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई आर्टा के घात 2042619 2, इस तरीके से मैंने आपको एक बड़ी संख्या दे दी, एक बड़ी संख्या दे दी। अब बताइए इसका मान क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए मैं इसकी पावर को कितने से डिवाइड करूंगा। भाई आई के पावर 20, 42, 61, 92, ये इसकी पावर है। अब इसको अगर मुझे निकालना है वैल्यू, तो मैं इसकी घात को 4 से विभाजित करके शेषफल निकालूंगा, कि जो शेषफल आएगा उसी को पावर लगा दूंगा, उस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 4 के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। तो मैं क्या करूंगा, 92 को 4 से डिवाइड कर लूंगा, तो कितना आया भाई रिमाइंडर, 4 दूनी 8, 4 3 12, रिमाइंडर आया 0, यानी कि ये आया आई के घात 0। और जो आई के घात 0 का मान होगा तो यहाँ पर कौन सी पावर लेंगे, तो भैया जब आई के घात 0 होगा तो यहाँ पर 4 पावर लेंगे, क्या लेंगे, पावर 4 कर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, आई के पावर 4। आई के पावर 4 का भी तो मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 ही है ना भाई, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर मिलेंगे। तो आई के पावर 4 का वैल्यू क्या है, आई के पावर 4 का वैल्यू आप देखोगे टेबल में तो 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी बच्चा, आई के पावर 4 की वैल्यू होती है 1, यही आई के पावर 8 की होती है, और यही वैल्यू आपकी यहाँ पर इसकी भी निकल के आ रही है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। इतना आसान होता है आर्टा वाली वैल्यू को निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल से प्रश्न अगर मैं बना दूं तो आपको कठिन नहीं लगने चाहिए भाई। इस प्रकार का अगर प्रश्न कोई पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्टा के पावर 503, इसका वैल्यू क्या होगा सर। तो आप क्या बोलोगे सर कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे नंबर को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट के 2 डिजिट आप सिर्फ डिवाइड कर लो। मैं सिर्फ 93 को 4 से डिवाइड कर लूंगा और रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यह मैं क्या कहूंगा, इसका वैल्यू वही होगा जो आई के पावर 1 का होगा। और आई के पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, रूट में माइनस का 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा रूट में -1। कितना सिंपल है। अब नोट करके एक रूल यहां पर भी लिख लेना, नोट करके एक रूल लिख लेना और यहां से भी अच्छे खासे आपके प्रश्न बनेंगे। नोट करके एक रूल लिख लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द, सॉरी रूल लिख रहे हैं ना, पहले रूल लिख लेते हैं ना। 4 consecutive powers of iota will be, यहां पर ध्यान देना, आयटा के अगर मैं लगातार 4 घातें ले लूं, जैसे मैं आई के घात 1, आई के घात 2, आई के घात 3 और आई के घात 4 का सम ले लूं, योगफल ले लूं, तो भाई ये योगफल क्या हो जाएगा। आई के घात 1 का वैल्यू क्या है, -1 है। क्या है बच्चा, आई के घात 1 का मान है -1, है ना। आई के घात 2 का मान क्या है, आई के घात 2 का मान है -1। क्या मान है, -1। आई के घात 3 का मान क्या है, आई के घात 3 का मान है -1। और आई के घात 4 का मान क्या है, +1, है ना। क्या है, +1।
अब इसको मैं और आसान तरीके से लिख लेता हूँ भाई। ये हो गया आपका -1 और ये नेगेटिव वाला साइन इस पॉजिटिव को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो ये नेगेटिव का 1 हो गया। अब ये नेगेटिव वाला साइन इस पॉजिटिव को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो ये हो गया नेगेटिव का √1 और ये क्या हो गया आपका +1 हो गया। तो +1 और -1 मिल करके क्या बनाएंगे, +1 और -1 मिल करके शून्य बनाएंगे। कटेंगे नहीं, ध्यान दें क्या है, ये शून्य बना देंगे। नेगेटिव का 1 प्लस का 1 नेगेटिव और 0 हो गया आपका। और यहाँ पर ध्यान देना, नेगेटिव का -1 और पॉजिटिव का -1, तो ये भी क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। यानी कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0। तो इससे क्या निकल के आता है भैया, इससे ये निकल के आता है कि अगर हम सम निकालते हैं इसकी 4 लगातार घातों का, तो इसकी 4 लगातार घातों का सम क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इसकी 4 लगातार घातों का योगफल सदैव 0 होता है। तो सर इसको क्यों समझाया, क्या इस पर भी प्रश्न बन सकता है? तो इस पर भी प्रश्न बन सकता है बच्चा। देखना किस प्रकार से प्रश्न बनेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा के पावर 231 प्लस आयटा के पावर 232 प्लस आयटा के पावर 233 प्लस आयटा के पावर 234, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दे दिया है आइटम, 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स दे दिया है, तो इनका योगफल 0 आता है। ये जान लीजिए ना किस प्रकार से आएगा भाई। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां पर ध्यान देना बच्चा, आप आयटा के पावर 231 को कॉमन ले लो। आयटा के पावर 231 को आपने कॉमन ले लिया, सबसे छोटी वाली घात को, सबसे छोटी वाली घात को कॉमन ले लिया। तो अंदर बचेगा क्या, आयटा के पावर 1 बचेगा, क्योंकि जिसकी पूरी पावर ले लेते हैं हम बाहर, उसकी पावर 1 बचती है अंदर, है ना। यहां पर ध्यान देना, आयटा के पावर 232 में से 231 हमने ले लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा भाई, यहां पर बचेगा आपका 232 में से 231 मैंने पावर लिया है ना, तो यहां पर बचेगा भाई 231 से 232 से यहां पर 0 पावर बच जाएगा बच्चे, यहां पर 0 पावर बच जाएगा। यहां पर आपका 0 पावर बचेगा और यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा। 230 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 230 कॉमन ले लो, तो i के पावर 2 बचेगा, ये i के पावर 3 बचेगा और ये i के पावर 4 बचेगा। सिंपल है ना। 230 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ की पावर 1 बची, यहाँ की 2 बची, यहाँ की 3 बची, यहाँ की 4 बची। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा बच्चा। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो आयटा के पावर 230 जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर भी आपका 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, आपका आंसर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया भी कि इसके जो 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स होती हैं उनका मान सदैव क्या होता है, उनका मान सदैव होता है आपका 0। सदैव क्या होता है, उनका मान सदैव 0 होता है। अब इस प्रकार से अगर मैं क्वेश्चन बना दूं कि सर ये बताइए कि एक प्रश्न है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयटा के पावर 2341 आयटा के पावर प्लस 2342 प्लस आयटा के पावर 2346 आयटा के पावर 2 हो गया 4 और आयटा के पावर 2345, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे कि अगर कॉन्सिक्यूटिव पावर है तो इनका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इनका परिणाम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इनका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इनका रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। तो अब यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक प्रश्न दे दूं, आयटा के पावर 232 आयटा के पावर 230 प्लस आयटा के पावर 232 प्लस आयटा के पावर 234 और आयटा के पावर 236 और अपॉन में मैंने क्या दे दिया, आयटा के पावर
234 और आईटा की पावर 238, आईटा की पावर 240, आईटा की पावर 242, आईटा की पावर 240, आईटा की पावर 244। ये मैंने आपको प्रश्न दे दिया, सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहां पर भी ध्यान देना बच्चा, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, यहां पर भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। भाई ऊपर से अगर मैं ले लूं आईटा के पावर 230 को कॉमन, किसको ले लूं? आईटा के पावर 230 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो क्या रहेगी? आपकी शून्य होगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया आईटा के पावर 238, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगी, नहीं शून्य नहीं मिलेगी बच्चा, यहाँ पर आपको शून्य नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नहीं है तो शून्य नहीं मिलेगा। भाई अगर आपने 230 ले भी लिया तो यहाँ पर पावर 1 बचेगी, आईटा के पावर शून्य बचेगा, यहाँ पर आईटा के पावर 1, आईटा के पावर 2, आईटा के पावर 0 हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर आईटा के पावर 6 बचेगा। नीचे क्या होगा? आईटा के पावर 0, आईटा के पावर 2, आईटा के पावर 4 और आईटा के पावर 6 बचेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चा, है ना, ये चीज आई समझ में कि भाई यहाँ पर आपने 230 को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर आईटा की पावर क्या बचेगी? यहाँ पर आईटा की पावर बचेगी शून्य, यहाँ पर आईटा की पावर बचेगी 230 और 230 ले 2 बचेगी, यहाँ पर 4 बचेगी, यहाँ पर 6 बचेगी। तो ओवरऑल आप क्या कहोगे? सर ये वाले टर्म तो आपके कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर इसकी भी पावर कैंसिल कर देते हैं तो कितना बचेगा? आईटा बाई आईटा के पावर 8 बचेगा। क्या बचेगा? आईटा के पावर 8। तो आईटा के पावर 8 का मतलब क्या बच्चा? आईटा की वैल्यू हो गई -1, आईटा की वैल्यू क्या हो गई? आईटा की वैल्यू हो गई √-1, और आईटा के पावर 8 का वैल्यू क्या है? आईटा के पावर 8 का वैल्यू वही है जो आईटा के पावर 4 का वैल्यू है ना। तो आईटा के पावर 4 का वैल्यू क्या था? 1 था, यानी कि -1/1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से फर्स्ट पेज पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? इमेजिनरी नंबर्स पढ़ लिया, वास्तविक नंबर पढ़ लिया, यानी कि आपके रियल नंबर क्या होते हैं। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने क्या बताया बच्चे कि ये दोनों का मेल होते हैं, यानी कि इसमें एक रियल नंबर का भाग होता है और एक जो है रियल नंबर का भाग होता है। तो आप इसको रियल पार्ट बोल दो, है ना। एक रियल नंबर का पार्ट होता है और एक इमेजिनरी नंबर का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक रियल नंबर का पार्ट ले लिया, कोई रियल नंबर का पार्ट ले लिया मैंने 3 एक रियल नंबर है ना, और एक इमेजिनरी नंबर ले लिया, इमेजिनरी नंबर ले लिया मैंने 2i। तो ये जो नंबर बनेगा ये क्या होगा? ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि दोनों प्रकार की संख्याओं से निर्मित है। एक मैंने ले लिया रियल नंबर, जैसे ले लिया मैंने 4, और एक मैंने ले लिया इमेजिनरी नंबर, जैसे मैंने ले लिया आपका 5i। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर से बनी हुई संख्या को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं आ रही। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्या बोला जाता है? इन संख्याओं को आप z प्लस z, जैसे मैंने मान लिया कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इसको a प्लस IB के फॉर्म में डिनोट करते हैं। a क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और यहाँ पर दूसरा वाला भाग क्या होता है? ये इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन a और b दोनों क्या होने चाहिए? दोनों आपके रियल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है ना, 2 रियल नंबर, लेकिन 2i नहीं है, 2i रियल नंबर नहीं, लेकिन 2 क्या है? 2 तो रियल नंबर है ना बच्चा। तो a और b दोनों क्या होते हैं? ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, जिसमें से a को हम रियल पार्ट बोलते हैं और IB को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसको a प्लस IB के फॉर्म में डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए आज के सेशन को बच्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम लोग बेहतर तरीके से किसको पढ़ेंगे बच्चा? कल हम लोग बेहतर तरीके से रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? रियल नंबर्स को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स आपके कितने टाइप के होते हैं। जस्ट बी लाइक दैट, आपके डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, है ना, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, या फिर आपके इंटीजर क्या होते हैं,
क्योंकि एक प्रकार का तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा एक और क्लासिफिकेशन है भाई, है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि इसमें रेशनल नंबर कौन से होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इरेशनल नंबर, है ना। ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर डेसिमल में भी बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप के डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग में फिर रिकरिंग पढ़ेंगे, नॉन रिकरिंग पढ़ेंगे, इस प्रकार से। तो ये जो है ये हम लोग बच्चा कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटीजर में भी आपकी ऑड, इवन, प्राइम, ये सब संख्याएं क्या होती है, इनके बारे में बेहतर जो है क्लासिफिकेशन हम लोग कल भी रखेंगे। तो आज भी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है और कल भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार आप लोग इस सेशन से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर करेंगे। मैंने बताया कि मुझे आपसे सिर्फ एक सहयोग चाहिए, आपसे सिर्फ एक हेल्प चाहिए, और वो क्या है बच्चा, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुँच सके, ठीक है। चलिए आज के सेशन को बच्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक बेहतरीन सेशन में। तब तक आप सभी बच्चों को शुभ रात्रि और बेस्ट ऑफ लक, अगर आप लोगों के कोई एग्जाम्स लगे हुए हैं।